हाय हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कोशिका चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। और इस लेक्चर में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं की कोशिका की बाउंड्री यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और पौधे की कोशिका की बाउंड्री यानी कि सेल वॉल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जंतु की कोशिका में भी पाई जाती है और पौधे की कोशिका में भी पाई जाती है। वो अलग बात है कि पौधे की कोशिका में एक एक्स्ट्रा बाउंड्री और पाई जाती है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, जो कि उसको एक्स्ट्रा मजबूती प्रदान करती है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम लोग कोई टॉपिक कवर करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उनको साथ साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा आज का टॉपिक पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा टॉपिक है हमारा सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। और मैंने कल आपको बताया भी था कि जो जंतु की कोशिका है, मान लो ये जंतु की कोशिका है, तो मैंने बताया था इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर पानी जैसा द्रव भरा होगा जिसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और इसकी बाउंड्री को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि जो पौधे की कोशिका होती है उसमें सबसे बाहर की बाउंड्री को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। और इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है जो बाउंड्री का ही काम करती है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यह एनसीईआरटी में आपको टॉपिक मिल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन यानी कि विसरण। क्योंकि अगर आपको विसरण समझ में नहीं आएगा, डिफ्यूजन समझ में नहीं आएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य समझ में नहीं आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना तो समझ में आ जाएगी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करता है ना, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने से पहले हम लोग डिफ्यूजन टॉपिक को निपटाते हैं। डिफ्यूजन बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। ध्यान से सुनेंगे, आपने पहले पढ़ा भी होगा। देखो, ध्यान से सुनना, डिफ्यूजन की परिभाषा क्या होती है। जब भी कोई चीज, वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, क्या बोला? जब भी कोई चीज, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है, तो इस घटना को विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहा जाता है। इमेज में दिख भी रहा होगा, अगर हमने यहां पे अगरबत्ती जलाया है, मान लो हमने इस कमरे में एक जगह अगरबत्ती जलाया है, तो जहां पे अगरबत्ती जलाएंगे वहां पर जो धुआं निकलेगा उसकी मात्रा ज्यादा होगी। सांद्रता को आप मात्रा से समझ सकते हो। तो जहां पे आपने अगरबत्ती जलाया है वहां पर धुआं ज्यादा होगा, वहां पर उसकी मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। लेकिन कुछ समय के बाद पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जहां पे आपने अगरबत्ती जला रखा है वहां पर तो मात्रा ज्यादा है, लेकिन बाकी जगह तो उसकी मात्रा कम है ना। देखो, वैसे तो सांद्रता कहा जाता है, लेकिन हमने सिंपल समझने के लिए आपको बता दिया कि उसको मात्रा मान लो, अमाउंट मान लो। ठीक है, हालांकि उसको केमिस्ट्री में मात्रा को सांद्रता नाम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हम जहां जहां मात्रा बोले समझ जाओ हम सांद्रता की बात कर रहे हैं, बार बार सांद्रता नहीं बोल रहे। ठीक है, तो जहां पर हमने अगरबत्ती जलाया वहां पर धुआं ज्यादा है, वहां पर मात्रा ज्यादा है, वहां पर सांद्रता ज्यादा है, लेकिन बाकी जगह उसकी मात्रा कम है, उसकी सांद्रता कम है। तो क्या होगा? अभी मैंने बोला कि कोई भी चीज, वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, अगरबत्ती का धुआं क्या है? गैस है, गैसीय अवस्था में होता है। तो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, हमेशा 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 अपने आप अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करेगा। और इस घटना को क्या बोलते हैं? विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। तो याद रहेगा, आपने डेली लाइफ में कई जगह इसका एग्जांपल देखा होगा। जैसे मान लो हमने कमरे में एक जगह परफ्यूम को स्प्रे किया, थोड़ी देर के बाद क्या होता है? पूरा कमरे में सुगंध फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जहां पर आपने परफ्यूम को स्प्रे किया है वहां पर उसकी मात्रा ज्यादा है, वहां पर उसकी सांद्रता ज्यादा है, और बाकी जगह उसकी सांद्रता क्या है? कम है। तो क्या होगा? जो परफ्यूम होगा वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप चलने लगेगा, गति करने लगेगा। किस प्रक्रिया की वजह से? विसरण की वजह से। किसकी वजह से बोलो? विसरण की वजह से। तो पूरी कहानी समझ में आएगी नहीं? वेरी गुड, अब सुनो ध्यान से। दूसरा एग्जांपल, अगर आपने पानी में कॉफी गिराया या ब्लैक टी गिराया, तो जहां पे आप गिराओगे वहां पर सांद्रता ज्यादा होगी, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा? वो पूरे पानी में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हमेशा
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करती है। ऐसे अगर आपने पानी में चीनी डाला है तो जहां पे आपने चीनी डाला है वहां पर सांद्रता ज्यादा होगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, चीनी के जो अणु है पूरे पानी में फैल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो हम बार बार एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, हमेशा अपने आप अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं और इस प्रक्रिया को नाम देते हैं विसरण। तो उम्मीद है आपको पूरा विसरण समझ में आ गया होगा और भूलेगा नहीं। और देखना जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो कई बार तो यही पूछा गया है कि विसरण क्या होता है, कई बार पूछा। और एनसीईआरटी में विसरण के बारे में लिखा भी है, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा विसरण के बारे में इसने थोड़ा समझाया भी है। जब आप पढ़ोगे तो विसरण के बारे में कहीं ना कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये देखो लिखा है, पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विसरण की परिभाषा नहीं दी गई है लेकिन यहां पर इसका जिक्र किया गया है, तो इसलिए मैंने समझा दिया कि विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। अंग्रेजी में इसको डिफ्यूजन कहते हैं। चलो इतनी कहानी समझ में आ गई। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा विसरण के बारे में लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। जैसा मैंने कल बोला था, पहले हम समझाएंगे फिर उसकी नोट्स बनाएंगे और आप साथ साथ नोट्स लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, विसरण क्या होता है। तो विसरण का मतलब मैंने बताया था, जब कोई पदार्थ वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है, तो इस प्रक्रिया को बोलो क्या बोलते हैं, विसरण, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। और एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट यही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। तो मैंने बताया भी था कि आप कोई भी जंतु कोशिका लो तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत बोल लो, आवरण बोल लो, बाउंड्री बोल लो, सब एक ही बात है। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दो पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट विसरण क्या होता है समझ में आ गया, जब भी कोई पदार्थ हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप गति करता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण। दूसरा पॉइंट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी बाउंड्री को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा पॉइंट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है, तो ध्यान से सुनना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में एक छोटा सा रूल है जो आप समझ लो अच्छे से, तो आपको कई जगह याद नहीं करना पड़ेगा। किसी भी संरचना या किसी भी अंग, हमारे शरीर में कोई भी अंग हो, उसकी जो सबसे बाहरी परत होती है उसका सबसे मेन काम होता है उसकी रक्षा करना, उसका प्रोटेक्शन करना। आप खुद सोचो ना, आपके घर में अगर बाउंड्री बनी हो तो उस बाउंड्री का काम क्या है, मेन काम तो ये ना प्रोटेक्शन करना। चोर, बाउंड्री जितनी ज्यादा ऊंची होगी चोर उसको फांद नहीं पाएगा, बाउंड्री जितनी ज्यादा ऊंची होगी जंगली जानवर उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो बाउंड्री क्या कर रही है, आपके घर की रक्षा कर रही है चोरों से, जानवरों से। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो किसी भी संरचना या किसी भी अंग की जो सबसे बाहरी परत होती है उसका सबसे मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा देना। जैसे आपने ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में पढ़ा होगा, 3 परत पाई जाती है, स्क्लेराइड, कोराइड और रेटिना। सबसे बाहर की परत को हम लोग स्क्लेराइड कहते हैं। और कोई पूछे कि बताओ स्क्लेराइड का क्या काम है, सिंपल जवाब है प्रोटेक्शन, रक्षा करना। मैंने बोला ना बायोलॉजी का रूल है, सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है, सबसे बाहर का जो आवरण होता है, उसका सबसे मेन काम होता है उस संरचना या उस अंग को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना।
जब आप धमनी और सिराओं की संरचना पढ़ते हो तो वहां पर भी 3 लेयर मिलती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, उसके अंदर ट्यूनिका इंटरना। कोई क्वेश्चन पूछे बताओ ट्यूनिका एक्सटर्ना का क्या काम है, सिंपल सा जवाब है प्रोटेक्शन देना। सबसे बाहरी परत का मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना। जब आप मानव मस्तिष्क पढ़ोगे तो वहां भी आप पढ़ोगे कि मस्तिष्क के चारों तरफ 3 परत होती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पेरामेटर। सबसे बाहर की लेयर को ड्यूरामीटर कहा जाता है। कोई पूछे ड्यूरामीटर का क्या काम है, सिंपल जवाब है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो ये रटने वाली कोई बात थोड़ी नहीं है। सबसे बाहर की परत का सबसे मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना, याद रहेगा। तो कोई पूछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता है, सिंपल जवाब है भैया प्रोटेक्शन देता है, ये जंतु की कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। तो पॉइंट समझ में आ गया, तो इसको लिख लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है बोलो, सुरक्षा प्रदान करना है, सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रदान करना है। 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट सुनो। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अलावा क्या और भी कोई काम करता है? हाँ, इसके अलावा ये और भी काम करता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो हमारी मतलब जंतु कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो 3 चीजों को ध्यान से सुनना, कौन कौन सी चीजें हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है वाटर, पानी। इनको आने जाने देता है। क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये जंतु कोशिका है, समझाने के लिए सिर्फ बना रहे हैं। ये है जंतु कोशिका, एनिमल सेल। जंतु कोशिका है एनिमल सेल, और इसकी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ऑक्सीजन बोले कि भाई बताओ मैं अंदर चला जाऊं, या अगर अंदर ऑक्सीजन है तो बोले मैं बाहर चला जाऊं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेगा हां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऑक्सीजन के आने जाने को परमिट प्रदान करता है कि तुम आ जा सकते हो। अगर CO2 कहे कि मैं चला जाऊं अंदर, कहे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर अंदर CO2 है तो कहेगा मैं बाहर चला जाऊं, कहेगा बिल्कुल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी आने जाने देता है। क्या बताया, ऑक्सीजन को आने जाने की परमिशन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आने जाने की परमिशन देता है। ऐसे ही वाटर बोले कि मैं भी अंदर चला जाऊं क्या, बोलेगा बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अंदर पानी भरा है तो वो कहे मैं बाहर चला जाऊं क्या, हां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पानी के आने जाने को भी परमिशन देता है कि तुम आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया बोले कि मैं भी अंदर चला जाऊं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको पकड़ के लतिया देगा कि नहीं बिल्कुल तुम तो जा नहीं सकते। सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, कोई भी जीवाणु, अंग्रेजी में बैक्टीरिया ही बोलते हैं, या कोई भी रोगाणु, रोग पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म, पैथोजन अंग्रेजी में बोलते हैं, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन गलती से भी अंदर नहीं जाने देता। यानी इनको जाने की परमिशन नहीं है। बोलेगा मे आई कमिंग सर, 2 लात मारेगा, भगा देगा यहां से। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको परमिशन नहीं देता आने जाने के लिए। कुछ को आने जाने की परमिशन देता है और कुछ को आने जाने की परमिशन नहीं देता है। ऐसे और भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जिनको ये आने जाने की परमिशन नहीं देता है। वो आपके सिलेबस में इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी ने यही इतना ही बताया है, ऑक्सीजन के बारे में, CO2 के बारे में, पानी के बारे में और बैक्टीरिया के बारे में। तो हम भी सिर्फ उतना ही बता रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको आने जाने की परमिशन देता है, बिल्कुल नहीं। वो छांट छांट के आने जाने की परमिशन देता है। यानी कुछ लोग को आने जाने देता है और कुछ लोग को आने जाने नहीं देता। और अगर कोई झिल्ली कुछ लोग को आने जाने दे और कुछ लोग को आने जाने ना दे, तो इस गुण को बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी हिंदी में बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्यता। हिंदी तो और खतरनाक है। सेलेक्टिव मतलब छांट छांट के, और परमिएबिलिटी के मतलब परमिशन दे रहा है। कुछ लोग को जाने दे रहा है, कुछ लोग को जाने नहीं दे रहा है। तो अगर कोई झिल्ली इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करे ना, तो उसको बोलते हैं कि वो सेलेक्टिव परमिएबल है, वर्णात्मक पारगम्य। एनसीईआरटी में लाइन मिल जाएगा आपको,
हम दिखा देते हैं एनसीईआरटी में कहां दिया है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ये कहां लिखा है, मैंने हाईलाइट किया था लग रहा, ये देखो ये लिखा हुआ। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। देखा, कुछ को आने जाने देती है और कुछ को आने जाने नहीं देती है। और किसको आने जाने देती है, किसको आने जाने नहीं देती, वो भी मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को तो ये आने जाने देती है, लेकिन बैक्टीरिया और पैथोजन यानी कि जीवाणु और रोगाणुओं को आने जाने नहीं देती। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का क्या मतलब है, आपको समझ में आ गया होगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। तो जो प्लाज्मा झिल्ली है वो क्या सबको आने जाने देती है? नहीं, कुछ को आने जाने देगी और कुछ को आने जाने नहीं देगी। अगला पॉइंट, ये पॉइंट लिखाना पड़ेगा कि खुद से लिख लोगे? हम बोल दे रहे हैं, आप खुद से लिख लेना। चलो लिख ही देते हैं। तो अगला पॉइंट बना के लिख लेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, शॉर्ट में लिख दें क्या, पीएम। बार बार कौन लिखे इतना बड़ा, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कुछ पदार्थों के लिए, कुछ पदार्थों के लिए, जैसे कौन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, पानी है, कुछ पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, या कुछ पदार्थों को, कुछ पदार्थों कौन कौन से, O2, CO2 और पानी, कुछ पदार्थों को आने जाने देती है, कुछ पदार्थों को आने जाने देती है, आने जाने देती है, लेकिन कुछ को आने जाने नहीं देती है, आने जाने नहीं देती है। और इस गुण को क्या बोलते हैं, बोलो? वर्णात्मक सेलेक्टिव पारगम्यता सेलेक्टिव परमेबिलिटी कहते हैं, सेलेक्टिव परमेबिलिटी कहते हैं। बोलो, कहानी समझ में आई? अगला पॉइंट है क्या, ध्यान से सुनो। अगला पॉइंट ये है कि ये जो ऑक्सीजन है ये किस प्रक्रिया से आएगा और किस प्रक्रिया से जाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस प्रक्रिया से आएगा, किस प्रक्रिया से जाएगा। ये जो पानी का मॉलिक्यूल है वो किस प्रक्रिया से आएगा और किस प्रक्रिया से जाएगा। तो जवाब है विसरण की प्रक्रिया से। और विसरण क्या होता है, मैंने पहले बता दिया आपको कि कोई भी चीज हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती है, और इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, विसरण बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल समझो, डायग्राम समझो। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरा बॉडी वॉडी बना के बैठा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ऑक्सीजन को आने जाने देगा, बिल्कुल, वीआईपी है इसके लिए। CO2 को आने जाने देगा, बिल्कुल। पानी को आने जाने देगा, बिल्कुल। लेकिन बैक्टीरिया को लतिया देगा। तुम तो घुसना मत गलती से भी, वरना बहुत लतियाए जाओगे। तो बैक्टीरिया को, पैथोजन को आने जाने नहीं देगा। अब सुनना, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिख रहा है आपको। एक तरफ CO2 ज्यादा है, एक तरफ CO2 कम है। तो बताओ CO2 किधर से किधर जाएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ऐसा लग रहा है कि यहां पे खूब ढेर सारी भीड़ है, दरवाजा बंद है, भीड़ ने प्रेशर लगाया और दरवाजा खुल गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दरवाजा खुल गया और धड़धड़ा के अंदर चले आए। तो किसी भी चीज का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण। तो क्वेश्चन पूछेगा कि CO2 का जो गति होती है वो किस प्रक्रिया से होती है, विसरण की प्रक्रिया की वजह से होती है। एक तरफ देखो ऑक्सीजन ज्यादा है और एक तरफ ऑक्सीजन कम है। तो बताओ ऑक्सीजन किधर से किधर जाएगा,
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। कौन सी घटना है? विसरण। समझ में आया कि नहीं आया? यहां देखो, यहां आपको दिख रहा होगा, यह ऑक्सीजन है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। यह पानी का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यह ऑक्सीजन H2O। पानी भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। किस प्रक्रिया की वजह से? विसरण की वजह से। और किससे होके जा रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये जूम करके दिखाया गया, अभी आगे हम भी पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके गुजर रहा है कौन? ऑक्सीजन। कौन? CO2। कौन? पानी। और किस प्रक्रिया से? विसरण की प्रक्रिया से। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आपको आ गया होगा कि ऑक्सीजन, CO2 और पानी की जो गति होती है वो किस प्रक्रिया से होती है? विसरण की प्रक्रिया से होती है। तो यहां लिख दे रहे हैं अगला पॉइंट बना करके, ऑक्सीजन, CO2 और पानी यानी कि H2O, और H2O प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विसरण की प्रक्रिया द्वारा गुजरते हैं। अब एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। जंतु कोशिका की बाहरी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पौधे की कोशिका की बाहरी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पौधे की कोशिका में पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है, कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है? हाँ बिल्कुल, दोनों में कॉमन है। जंतु की कोशिका में भी है और पौधे की कोशिका में भी है। वेरी गुड। फिर मैंने पढ़ा है कि विसरण क्या होता है। तो विसरण एक घटना है जिसमें कोई भी पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। ये ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिका की सबसे बाहरी बाउंड्री को बोला जाता है। ठीक है। क्या करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो मैंने कहा था बिल्कुल याद नहीं करना, किसी भी संरचना या किसी भी अंग का सबसे जो बाहरी परत है उसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। दूसरा क्या काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो ये कुछ चीजों को आने जाने देता है और कुछ चीजों को आने जाने नहीं देता, और इस घटना को बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी, वर्णात्मक पारगम्यता। किनको किनको आने जाने की परमिशन देता है? O2 को, CO2 को और पानी को। और किनको आने जाने नहीं देता? बैक्टीरिया को और पैथोजन को, जीवाणु को और विषाणु को। ऑक्सीजन, CO2 और पानी ये तीनों गुजरते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किस प्रक्रिया से? विसरण की प्रक्रिया से। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। चलो भाई अब सुनो ध्यान से, एक पॉइंट और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कौन कौन से केमिकल है जो मिल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। रासायनिक प्रकृति जिसको कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है। तो ध्यान से सुनो, अगला पॉइंट है, पहले समझा देते हैं फिर लिखा देते हैं। ये मान लो जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है, बीच में न्यूक्लियस होगा, पानी जैसा द्रव, इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, और बाउंड्री को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड। अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करके देखो तो आपको इसके अंदर इस तरह की संरचनाएं दिखाई देंगी। इसको बोलते हैं प्रोटीन की परत, और इस संरचना से ऐसे धागे निकले होते हैं, इसको बोलते हैं लिपिड की परत, लिपिड, वसा। तो ये प्रोटीन की लेयर है और ये लिपिड की लेयर है, और नीचे भी ऐसा ही होता है। यानी अगर मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको जूम करके देखो तो ऊपर और नीचे, समझ पा रहे हो ना? ऊपर प्रोटीन, फिर लिपिड, और फिर नीचे भी प्रोटीन और फिर ऊपर लिपिड। मतलब ऐसे है कि नीचे भी प्रोटीन की परत होगी ऐसे, और इससे जुड़ा होगा लिपिड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए जो सबसे फेमस मॉडल दिया था समझाने के लिए, वो दिया था सिंगर और निकोलसन ने। आपके सिलेबस में नहीं है, 11th की बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा,
लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो सिंगर निकोलसन ने ये मॉडल दिया था और उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, इसको PLLP मॉडल कहा जाता है। तो हमको सिंगर निकोलसन के बारे में नहीं पढ़ना, हमको उनके मॉडल के बारे में नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ इतना जानना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें दो केमिकल पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक प्रोटीन और एक लिपिड। बस इतना ही हमारे काम का है और एनसीईआरटी में ये दिया है, आपको मिल जाएगा। हम दिखा देते हैं एनसीईआरटी में कहां दिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है। ये देखो, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और हल्के में मत लेना इस पॉइंट को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे किससे बनी होती है। जवाब क्या होगा? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कहानी समझ में आ गई? तो हमको पूरा मॉडल नहीं समझना है कि PLLP मॉडल क्या होता है। हालांकि अगर आपको याद रहेगा PLLP मॉडल तो आपके लिए अच्छा ही है ना, कभी भूलेगा नहीं। और ये देखो दिखाया भी गया है कि ये जंतु कोशिका है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसको जब जूम करके आप देखते हो तो इस तरह का आपका फोटो दिखाई देता है। बोलो ये कौन है? अब तो समझ में आ ही गया होगा। ये कौन है? बोलो, प्रोटीन की परत है। ये कौन है? प्रोटीन की परत है। और इसके बीच में किसकी परत लगी हुई है? लिपिड। सैंडविच देखा है? सैंडविच, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में वेजिटेबल, वही है। ये देखो, ये कौन है? बोलो, ये है आपका लिपिड। ये कौन है? बोलो, बीच में क्या लगा हुआ है? लिपिड, लिपिड, लिपिड। तो बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं? प्रोटीन और लिपिड। कहानी समझ में आ गई? अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। हाँ, तो हम क्या समझा रहे थे कि प्लाज्मा में, ये लिखा दे इस पॉइंट को, चलो लिख लेते हैं इस पॉइंट को। अगला पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन, या ऐसे लिख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यहां तक समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले समझा देते हैं फिर लिखाएंगे। मान लो एक छोटा सा वर्ड आपने सुना है, विलियन। विलियन क्या होता है? छोटी क्लास में पढ़ा होगा। विलियन समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण, अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर। अगर आपको समांगी मिश्रण समझ में नहीं आता तो भाड़ में जाए, आसान भाषा में समझो। मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास क्या लिया? पानी। और इस पानी में घोल दिया चीनी। इस पानी में क्या घोल दिया? चीनी घोल दिया। पानी में क्या घोल दिया? चीनी घोल दिया। अब इसको चम्मच से सेक करो, हिलाओ डुलाओ मिलाओ, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद चीनी दिखेगा ही नहीं। बोलो, चीनी दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? चीनी पानी में घुल जाएगा। और जब चीनी पानी में घुल जाएगा तो एक बात बताओ, घोलने से पहले पानी का टेस्ट अलग था और घुलने के बाद पानी का टेस्ट अलग हो गया, मीठा लगने लगता है ना। तो ये जो मीठा चीज बनाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शरबत। इतना तो पता ही होगा, इसी को कहा जाता है शरबत। किसको घोला है? चीनी को। जिसको घोलते हैं उसको कहा जाता है विलेय। और किसमें घोला है? पानी में। तो जिसमें घोलते हैं उसको बोलते हैं विलायक। और पानी में चीनी को घोलने के बाद दोनों मिलके एक जैसे बन जाते हैं। पता नहीं चलता उसमें पानी कहां गया और चीनी कहां गया, क्योंकि पानी का भी टेस्ट बदल जाता है। वो मीठा लगने लगता है तो पानी पानी नहीं रहा, और चीनी तो दिखाई नहीं देता तो चीनी चीनी नहीं रहा। दोनों मिलके एक जैसा मिश्रण बना लेते हैं, समांगी, समान मिश्रण बना लेते हैं। इसी को कहा जाता है विलयन। तो उम्मीद आपको विलयन समझ में आ गया होगा। अब सुनना ध्यान से, विलयन समझ में आ गया। अब ये जो विलयन होता है ना, जैसे मैंने भी बताया शरबत, जिस समय आपने शरबत बनाया होगा, मान लो आपने शरबत बनाया और चलो 3 गिलास शरबत ले लेते हैं, 1 गिलास 2 गिलास, चलो 2 ही लेते हैं। 2 गिलास हमने शरबत बनाया, लेकिन दोनों में चीनी की मात्रा अलग अलग है। इसमें चीनी की मात्रा मान लो 2 ग्राम है
और इसमें चीनी की मात्रा मान लो 20 ग्राम है, तो बताओ कौन शरबत हल्का लगेगा? हल्का, ये वाला शरबत हल्का लगेगा, फीका लगेगा ना, और ये वाला शरबत गाढ़ा लगेगा। गाढ़ा मतलब ज्यादा मीठा लगेगा। ये कम मीठा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने चीनी कम घोला है, चीनी की मात्रा कम है, और मात्रा को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं सांद्रता। तो मात्रा कम का मतलब सांद्रता भी कम है। यहां पर चीनी की मात्रा बोलो ज्यादा है, यहां पर चीनी की मात्रा ज्यादा है। मात्रा केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? सांद्रता, यानी इसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? और एक बात याद रखना, ये जो आप बोल रहे हो ना मात्रा कम है मात्रा ज्यादा है, ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब अगर केवल एक गिलास हम शरबत लाएं उसमें 2 ग्राम चीनी घोला, हम बोले बताओ इसकी मात्रा कम है कि ज्यादा, तो नहीं बता पाओगे। अरे किसी की रिस्पेक्ट में कम या ज्यादा होता है, ऐसे थोड़ा ना कम ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम बोले कि हमारी लंबाई ज्यादा है, अरे तो किसी की रिस्पेक्ट में ना ज्यादा होगी, हो सकता है किसी की रिस्पेक्ट में हमारी लंबाई कम होगी। तो जो लेंथ है वो रिलेटिव टर्म है, लंबाई एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव शब्द है। किसी की तुलना में आप बोलते हो कि लंबाई ज्यादा, चौड़ाई ज्यादा, ऊंचाई ज्यादा, मात्रा कम, मात्रा ज्यादा, ज्यादा गोरा है, ज्यादा सांवला है, ये सब रिलेटिव टर्म है, किसी की रिस्पेक्ट में आप बता रहे हो। तो हम अगर बोल रहे हैं कि मात्रा कम है तो किसकी तुलना में मात्रा कम है? पड़ोसी की तुलना में मात्रा कम है। इसकी मात्रा ज्यादा है तो किसकी तुलना में ज्यादा है? पड़ोसी की तुलना में ज्यादा है। तो आज के बाद याद रखना कि जो सांद्रता शब्द है या जो मात्रा शब्द है वो रिलेटिव है, सापेक्षिक है, किसी के तुलना में हम ये शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो अगर इसकी सांद्रता कम है तो इसको एक नाम दिया जाता है और इसको बोलते हैं अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी विलयन, याद रखना। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसकी मात्रा ज्यादा है तो उसको बोलते हैं अति पराशरी। अति मैंने ज्यादा, कहते तुमने अति कर रखा है यार, तो वही है। अल्प मतलब कम, अति मैंने ज्यादा। अति पराशरी, अति पराशरी विलयन, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर, ये सब नोट नहीं करना, ये सब नोट्स का पार्ट नहीं, ये सिर्फ समझा रहे हैं। अभी नोट्स बनवाएंगे तो वहां लिखना, ये समझने वाला पार्ट है तो समझ लो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति पराशरी विलयन। तो विलयन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, एक अल्प पराशरी और एक अति पराशरी। और एक और कैटेगरी है, सोचो दोनों शरबत में 2-2 ग्राम ही चीनी होता तो बताओ मात्रा कम की ज्यादा? कहां मात्रा कम ज्यादा होगी? अब तो मात्रा बराबर हो गई ना, सांद्रता बराबर हो गई। तो जब सांद्रता बराबर तो इसको बोलते हैं समपराशरी विलयन। तो एक और नया वर्ड सुन लो, समपराशरी विलयन। ये एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, मतलब नहीं समझाया है लेकिन ये शब्द सब मिल जाएंगे आपको। समपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कहानी समझ में आ गई? तो इस जितना हमने समझा इसको एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं। तो ये सब हटाते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ये क्या हो रहा? ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो एक पॉइंट बना के लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे। विलयन 3 प्रकार के होते हैं, विलयन 3 प्रकार के होते हैं, विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अल्प पराशरी, अल्प पराशरी विलयन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, समपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद रहेगा? अगला पॉइंट सुनो, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो हमने एक बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने एक विलयन लिया, ये हमने ले लिया विलयन। हमने क्या ले लिया? विलयन। और ये जो विलयन है वो है अल्प पराशरी, अल्प पराशरी।
यानी कि हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, पहले तो ये बताओ हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है। पहली बात तो इसको हम हाइपोटोनिक बोल ही नहीं सकते, मैंने कहा था ना हाइपोटोनिक किसी के तुलना में हाइपोटोनिक होगा। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम एक कोशिका डाल देते हैं। चलो इसके अंदर हमने डाल दिया लाल रक्त कणिका, हमने डाल दिया, आरबीसी डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने इसके अंदर आरबीसी डाल दिया, ये है आरबीसी, ठीक है, ये है आरबीसी लाल रक्त कणिका। हमने आरबीसी को यहां लिख दे रही है, आरबीसी है। अरे बाप रे, अरे कहां भाग गया, हाँ ये है आरबीसी। हमने अल्प पराशरी विलयन में किसको डाल दिया, आरबीसी को। अगर हम बोल रहे हैं कि अल्प पराशरी है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। इसका मतलब है इसकी सांद्रता कम होगी। इसका मतलब इसके अंदर जो विलयन है आरबीसी के अंदर, उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई, तभी तो इसको आप बोल रहे हो ना अल्पपराशरी, क्योंकि जो आपने डाला है कोशिका को, उसकी विलयन की मात्रा क्या है, सांद्रता क्या है, ज्यादा, तभी तो इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक है, अल्पपराशरी है। अब सुनो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख दें तो क्या होगा। कहां लिखा है, दिखाते हैं, दिखाते हैं एनसीईआरटी ने कहां लिखा है। ये 3 एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी ने, देखो ये, यदि किसी कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है, उसमें रखा गया है, अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। लिखा है ना, अल्प पराशरण विलयन कहते हैं, वही चीज है। कम समझ में आया होगा, एनसीईआरटी की भाषा ऐसी होती है, पहली बार में समझ ही में नहीं आती कि एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है। 2 बार पढ़ो तो समझ में आता, अच्छा ये कहना चाह रही थी। तो क्वेश्चन सिर्फ ये है, हम इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता रहे हैं कि अगर किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखें तो क्या होगा। तो ध्यान से सुनो क्या होगा। अल्प पराशरी विलयन में का मतलब क्या होगा, उसकी सांद्रता कम है, तो जो आपने कोशिका रखा है उसके विलयन की सांद्रता ज्यादा है। अब सुनना, जिस विलयन की सांद्रता कम होती है ना, जिस विलयन की सांद्रता कम होती है, देखो ऐसे समझो ना, शरबत की सांद्रता कम है मतलब शरबत फीका है, मतलब पानी ज्यादा है, तो उल्टा होता है, सांद्रता कम होगा तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी, उल्टा कर देना। और यहां पे सांद्रता कम ज्यादा है तो पानी की मात्रा कम होगी। और एक बात बताओ, पानी हमेशा किधर से किधर गति करता है, अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। तो बताओ, पानी यहां पर ज्यादा यहां पे कम, पानी यहां पर ज्यादा यहां पे कम, तो पानी कहां जाएगा, अंदर। पानी कहां जाएगा, अंदर। पानी कहां जाएगा, अंदर। और ये आरबीसी फूलने लगेगी, फूलती जाएगी, फूलती जाएगी, पानी अंदर चलता जाएगा, फूलती जाएगी, फूलती जाएगी, पानी अंदर चलता जाएगा, एक समय आएगा आरबीसी फट जाएगी, बस्ट कर जाएगी। देखो फोटो देखो, दिख रहा है आपको, ये है आरबीसी और इसको हमने रख दिया किसमें, अल्प पराशरी विलयन में, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है। तो पानी अंदर जाएगा, आरबीसी फूल जाएगी, पानी और अंदर जाएगा, आरबीसी और फूलेगी, पानी और अंदर जाएगा, आरबीसी और फूलेगी, पानी और अंदर जाएगा, आरबीसी फट जाएगी। याद रहेगा। तो अगर आपने किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा है तो पानी उसके अंदर प्रवेश करने लगता है और एक समय के बाद कोशिका फट जाती है। दिखाते हैं एनसीईआरटी में कहां लिखा है, अभी दिखा रहे थे ना आपको, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ। अब इस लाइन को पढ़ो, समझ में आएगा। यदि किसी कोशिका को तनु विलयन यानी कि अल्प पराशरी विलयन में रखा है तो क्या होगा, जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका फट जाएगी। लिखा होगा यार कहीं, ये भी पता नहीं कहां लिखा है, नहीं लिखा, बाढ़ में जाए। कुल मिला कहानी समझ में आ गई ना, कि अगर किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख देंगे तो पानी, ये अगला पॉइंट है हमारा, ध्यान रखना, ये हमारा अगला पॉइंट है। हम इसको लिखाएंगे नहीं, अब सुन के लिख लो। अगर किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे तो पानी उसके अंदर प्रवेश करने लगता है और कुछ समय बाद वो कोशिका फट जाती है।
अब जरा सोचो, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगर किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा है जो अति पराशरी है, हाइपरटॉनिक है, तब क्या होगा? ये विलयन है और ये आपकी अति पराशरी विलयन है, अति पराशरी विलयन है। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। और इसमें हमने कोई कोशिका रख दिया, ये मान लो हमने कोई कोशिका रख दिया इसके अंदर, ये हमने कोई कोशिका इसके अंदर रख दिया। अब अगर ये अति पराशरी है तो इसका मतलब पक्का है कि इसके अंदर सांद्रता, देखो इसकी सांद्रता ज्यादा है ना, अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो इसकी सांद्रता ज्यादा, तो इसके अंदर जो विलयन होगा उसकी सांद्रता कम। अगर इसकी सांद्रता ज्यादा है तो यहां पर पानी की मात्रा कम, पानी कैसा होगा? कम, कम। और यहां पर पानी क्या होगा? ज्यादा। पानी क्या होगा बोलो? ज्यादा। और पानी हमेशा किधर से किधर गति करता है? ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर। कोशिका सूख के छुआरा हो जाएगी, पिचुक जाएगी ना, पिचुक जाएगी। दिखाएं फोटो, देखो, ये देखो, ये हमने कोशिका को रखा है अति पराशरी विलयन में। पानी किधर जाएगा? बाहर। अल्प पराशरी में पानी अंदर आ रहा था, कोशिका फट जा रही थी। यहां पर पानी बाहर जाएगा, कोशिका सिकुड़ने लगेगी। पानी बाहर जा रहा है, कोशिका सिकुड़ रही है, पानी बाहर जा रहा है, कोशिका सिकुड़ रही है, पानी बाहर चलता ही जा रहा है, कोशिका सूख के छुआरा हो गई है। समझ में आया? कहानी समझ में आ गई? अब तीसरा केस समझो कि अगर अब तीसरा हम समझाएंगे नहीं, ऐसी कहानी सुन लो। अगर किसी कोशिका को समपराशरी विलयन में रख दें तो क्या होगा? अरे समपराशरी का मतलब जितनी सांद्रता बाहर है उतनी सांद्रता अंदर है, जितना पानी बाहर है उतना पानी अंदर है। पानी बराबर मात्रा में आएगा जाएगा, ना वो फूलेगा ना वो पिचकेगा, जैसा है वैसा ही बना रहेगा। तो उम्मीद आपको 3 केस समझ में आ गया होगा जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है। पहला केस कि अगर अल्प पराशरी विलयन में रखें तो क्या होगा, दूसरा केस अगर अति पराशरी विलयन में रखें तो क्या होगा, और तीसरा केस अगर उसको सम पराशरी विलयन में रखेंगे तो क्या होगा। उम्मीद है आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए, तब तक पानी पी ले हम। बोलो, पूरी कहानी समझ में आई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? देख लो, पूरी कहानी समझ में आ गई ना। अब एक पॉइंट और है, इसको भी सुन लो, इसको भी लिखा देंगे। अभी मैंने एक जगह दिखाया है, एनसीईआरटी में लिखा है कि जो प्लाज्मा झिल्ली वो लचीली होती है। तो सवाल है कि इस लचीलेपन का कोई फायदा मिलता है क्या जानवर को, जंतु कोशिका को? इस लचीलेपन का क्या कोई फायदा मिलता है? बहुत फायदा मिलता है। अमीबा तो इसका भरपूर फायदा उठाता है। मैंने बोला था ना कल, अमीबा एक कोश की जीव है, इसकी बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली होने की वजह से ही यह जब देखो तब अपना शेप बदलता रहता है, हर पल अपना शेप बदलता है, रंग बदलने में, रूप बदलने में माहिर है, रूप बदलने में माहिर है, हर पल अपना रूप बदलता है। कौन? अमीबा। क्यों? ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लचीले होने की वजह से। आपको पता है अमीबा पानी में तैरता है तैरता है तैरता है, जैसे ही भोजन इसके पास में आता है उसको तुरंत लपक लेता है सूडोपोडिया बना के। और सूडोपोडिया कौन बनाता है? सूडोपोडिया की हिंदी में, सूडोपोडिया की हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने सूडोपोडिया समझो, मैंने कब बताया था ना, ये इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ये जो इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है ना, इसी को नाम दे रहता है सूडोपोडिया। हिंदी में बोलते हैं, सूडो माने होता है झूठा, पोडिया माने होता है पैर, झूठे पैर। सब लोग हाथ से भोजन पकड़ते हैं, ये ससुरा पैर से भोजन पकड़ता है। अलग ही लेवल का अमीबा है, ये जानवर है ये, ठीक है। तो सूडोपोडिया बनाता है, सूडोपोडिया बना के भोजन को क्या करता है? पकड़ लेता है। तो ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लचीली है, इसलिए ऐसा कर पा रहा है। एक और एग्जांपल है हमारे सिलेबस में जो बहुत फायदा उठाता है लचीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यह है कौन? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी याद है? खून में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, लाल, सफेद
और एक तो प्लम्बर होता है जो हर जगह लीकेज बंद करता है, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का काम मैंने बताया था, ये गधे का काम करता है, ऑक्सीजन CO2 को ढोने का काम करता है। जो डब्ल्यूबीसी है, हाँ, ये ढूंढ ढूंढ के जीवाणुओं को, रोगाणुओं को ठूस ठूस के खाता है। तो ये डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर है। और डब्ल्यूबीसी भी देखने में अमीबा जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इसके चारों तरफ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, हर पल अपना रूप बदलता रहता है। जैसे कोई बैक्टीरिया आता है पट से लपक लेता है, उसको ठूस लेता है। जैसे कोई पैथोजन आता है पट से लपक लेता है, उसको ठूस लेता है। तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं दोनों, अमीबा और डब्ल्यूबीसी? क्योंकि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लचीली है, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लचीलेपन का फायदा कौन कौन उठाता है? अमीबा और बोलो डब्ल्यूबीसी। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जितनी भी कहानी एनसीईआरटी में दिया था, मैंने आपको सब बता दिया। एक बार फटाफट शुरू से लेकर लास्ट तक रिवाइज करते हैं 2 मिनट के अंदर पूरी कहानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो मैंने बोला था कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, पौधे की कोशिका में भी पाई जाती है। हालांकि अलग बात है कि पौधे की कोशिका में सबसे बाहर की बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहा जाता, उसको सेल वॉल कोशिका भित्ति कहा जाता। बहुत बढ़िया। फिर मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने से पहले आपको एक घटना के बारे में पढ़ना होगा, जिसको बोलते हैं विसरण डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? जब भी कोई चीज अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती है, अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गति करती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? विसरण। और विसरण किसमें होगा? ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा और गैस में भी होता है। ठीक है, वेरी गुड। फिर मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी बाउंड्री है, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है। और किसी भी संरचना या किसी भी अंग की सबसे बाहर की जो बाउंड्री होती है, उसका मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अलावा चीजों को आने जाने की परमिशन भी देती है। कुछ को तो आने जाने को अलाउ करती है, लेकिन कुछ को आने जाने को अलाउ नहीं करती है। ये जो दोगला व्यवहार है ना, कुछ को आने जाने दे रहा है, कुछ को आने जाने नहीं दे रहा है, इस दोगले व्यवहार को बोलते हैं बायोलॉजी में सेलेक्टिव परमेबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्यता। कुछ को परमिशन है, कुछ को परमिशन नहीं है। सवाल किसको परमिशन देता है? 3 लोगों को परमिशन देता है, O2 को, CO2 को और पानी को। और किसको लतिया के भगा देता है? जीवाणुओं को, रोगाणुओं को। सवाल है कि जो ऑक्सीजन है, CO2 है, ये पानी है, ये जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस घटना से आते हैं या किस घटना से जाते हैं? तो जवाब है विसरण की घटना से आते जाते हैं। फिर हमने बताया था कि विलियन 3 प्रकार का होता है। एक होता है अल्प पराशरी, एक होता है अति पराशरी, एक होता है सम पराशरी। अगर सांद्रता कम है रिलेटिवली तो उसको बोलेंगे अल्प पराशरी, अगर सांद्रता ज्यादा है रिलेटिवली तो उसको बोलते हैं अति पराशरी, और सांद्रता बराबर है रिलेटिवली तो इसको बोलते हैं सम पराशरी विलियन। अगर किसी कोशिका को आपने अल्प पराशरी विलियन में रखा है तो पानी अंदर जाएगा, कोशिका फट जाएगी। लेकिन अगर किसी कोशिका को आपने अति पराशरी विलियन में रखा है तो पानी बाहर जाएगी, कोशिका सूख की छुआरा हो जाएगी। लेकिन अगर किसी कोशिका को आपने सम पराशरी विलियन में रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोशिका जैसे है वैसे ही मेंटेन रहेगी। और सबसे लास्ट पॉइंट कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली होती है, और लचीली होने की वजह से 2 लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं, जबरदस्त फायदा उठाते हैं। और वो कौन है? एक अमीबा और एक डब्ल्यूबीसी। अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लचीली होती है, इसीलिए ये हर पल अपना रूप बदलता रहता है और अपने भोजन को, चाहे छोटा भोजन हो चाहे बड़ा भोजन, उसको पकड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, ऐसे जो डब्ल्यूबीसी वो भी अब हमेशा अपना रूप बदलता रहता है और बैक्टीरिया और पैथोजन को पकड़ पकड़ कर ठूसता रहता है। तो उम्मीद है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। चलो आप लोग तैयार हो? चलिए फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप गति करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, याद है क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे, चलो ऑप्शन देते हैं। पहला परासरण, दूसरा ऑप्शन गैसीय विनिमय, तीसरा विसरण और चौथा परिसंचरण। जवाब क्या होगा? विसरण, क्योंकि मैंने बताया था विसरण में हमेशा कोई भी पदार्थ अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गति करती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती है। तो जवाब क्या होगा? विसरण। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके जरिए कोशिका झिल्ली में गैस का विनिमय होता है। गैस का विनिमय मतलब O2 CO2 का लेन देन होता है। आपको पता है कोशिका के अंदर ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर CO2 बाहर निकलती है। अभी जब श्वसन पढ़ाएंगे ना, श्वसन टॉपिक श्वसन पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे
कि भोजन कोशिका के अंदर जाता है, फिर भोजन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन अंदर जाती है, और वो ऑक्सीजन जब भोजन को तोड़ती है तब CO2 बनता है। CO2 बनता है, पानी बनती है और एनर्जी बनती है। पानी कोशिका द्रव में मिल जाता है, एनर्जी ATP के रूप में बदल जाता है, और जो CO2 है वो हानिकारक होता है कोशिका के लिए, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो O2 को आना और CO2 को जाना, इसी को बोलते हैं गैसीय विनिमय, लेन देन। तुम हमें O2 दो, हम तुम्हें CO2 देंगे, इसी को क्या बोलते हैं? गैसीय विनिमय। तो क्वेश्चन पूछा उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके जरिए कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गैस का विनिमय होता है। पहला एंडोसाइटोसिस, दूसरा परासरण, तीसरा विसरण और चौथा है अवशोषण। क्या जवाब होगा? विसरण। मैंने बोला था ना विसरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन था आपके RRB ग्रुप 2022 का, ग्रुप डी का, और इसके पहले वाला क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2022 का ही था। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय किस विधि से होता है? पहला परासरण, दूसरा विसरण, तीसरा किण्वन, चौथा जीव द्रव्य कुंचन। सिंपल जवाब है विसरण से होता है। निम्न जीव उनको कहा जाता है जो बहुत सिंपल संरचना होती है, जैसे अमीबा है वो निम्न जीव कहलाता है। मैंने बताया इस धरती पे पहले सिंपल जीव आए थे, बाद में फिर उनसे जटिल जीव बने थे, तो उन्हीं सिंपल जीव को निम्न जीव कहा जाता है। तो क्वेश्चन है कि निम्न जीव अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों को, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को उत्सर्जन किस प्रक्रिया से करता है? कहने का मतलब है कि जो अमीबा है उसके अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट बनता है जो उसके लिए हानिकारक है, अगर उसको अपने शरीर से बाहर निकालना है तो किस विधि से निकालेगा? मैंने बोला था कि कोई भी चीज हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करती है। अमीबा के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन पानी में नाइट्रोजन वेस्ट उसकी तुलना में कम होता है, तो नाइट्रोजन वेस्ट अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करेगा। बताओ कौन सी प्रक्रिया होगी? बिल्कुल सही जवाब विसरण होगा। ऑप्शन सुन लो, पहला है सामान्य विसरण द्वारा, दूसरा श्रावण द्वारा, तीसरा उत्सर्जीय रसधानियों के माध्यम से, और चौथा है रसधानियों में क्रिस्टल जमा करके। जवाब क्या होगा बोलो? सामान्य विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन सुनते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान सुनेंगे। एक पौधे की कोशिका है, एक पौधे की कोशिका है, एक पौधे की कोशिका को अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखा गया है। एक पौधे की कोशिका को एक ऐसे माध्यम में रखा गया जहां पर पानी बहुत ज्यादा है। पानी बहुत ज्यादा है मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, मतलब उस विलयन की सांद्रता कम है, मतलब अल्प पराशरी विलयन में रखा गया है। तो क्या होगा? पानी अंदर आएगा, और पानी अंदर आएगा तो थोड़ा सा फूलेगी। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार में और आकृति में विस्तार होने लगता है। चार ऑप्शन है, पहला है परासरण, दूसरा है विसरण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन और चौथा है प्रकाश संश्लेषण। देखो एक बात सुनो ध्यान से, यहां पर दोनों ऑप्शन दिया है, परासरण भी दिया है और विसरण भी दिया। जब किसी कोशिका को किसी विलयन में रखते हैं ना, और उसमें पानी की गति केवल देखना हो, तो याद रखना पानी की गति को विसरण नहीं परासरण कहा जाता है। मैंने कहा था विसरण में तीनों चीजें गति करती हैं, ठोस भी, द्रव भी, गैस भी। लेकिन अगर द्रव पानी हो और पानी की गति हो रही हो ना, तो उसको विसरण नहीं कहा जाता, उसको परासरण कहा जाता है। समझ में आया? पहले आपने कभी ना कभी परासरण पढ़ा होगा। परासरण में पानी का मूवमेंट होता है, पानी की अधिक सांद्रता से पानी की कम सांद्रता की तरफ। ठीक है, तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े थे, कोशिका झिल्ली से जुड़े हुए थे। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। हमने बताया भी है कि जो कोशिका भित्ति है ये पौधे की कोशिका की सबसे बाहरी बाउंड्री है। ये मान लो पौधे की कोशिका है, तो इसकी सबसे बाहरी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। एनसीईआरटी में कोशिका भित्ति के बारे में बहुत कम दिया है, मुश्किल से 3-4 लाइनें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दिया नहीं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। ये सेल वॉल है और इसके अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे हम लोग, क्या कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति केवल पौधे की कोशिकाओं में
केवल पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती है, पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती है। लेकिन यहां पर एक लफड़ा है, ऐसा नहीं है कि केवल पौधे की कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। दो लोग और हैं जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक है कवक, कवक के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और एक है जीवाणु, जीवाणु के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो याद रखना ये दो नाम, पौधे के अलावा कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, इतनी बात याद रहेगी। अब एक पॉइंट और सुनेंगे, अगर आप कोशिका भित्ति को जूम करके देखो, जैसे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करके देखो तो उसमें आपको दो केमिकल दिखाई देते हैं, कौन कौन से, एक प्रोटीन और एक लिपिड। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी मेम्ब्रेन की जो केमिकल नेचर होता है, रासायनिक प्रकृति होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सा केमिकल पाया जाता था, प्रोटीन और लिपिड, वैसे ही पूछा जाता है कि जो कोशिका भित्ति है वो किस केमिकल से बनी होती है, तो उसका नाम होता है सेलुलोज। उसका नाम क्या होता है, सेलुलोज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कोशिका भित्ति को जूम करके दिखाया गया है, और देखो इसके अंदर सेलुलोज के पतले पतले फाइबर दिखाई दे रहे होंगे। ये सेलुलोज के पतले पतले फाइबर है जो इसको मजबूती प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है जो उसको मजबूती प्रदान करता है, जवाब होता है सेलुलोज पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या, कोशिका झिल्ली में क्या था, कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा केमिकल था, प्रोटीन और लिपिड। लेकिन कोशिका भित्ति में कौन सा केमिकल है, सेलुलोज। सेलुलोज के पतले पतले फाइबर होते हैं जो इसको मजबूती प्रदान करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये आप बना के लिख लेना, हम नहीं लिखने वाले कि लिख दें, चलो लिख देते हैं। अच्छा, तो पहला पॉइंट ये हो गया, कोशिका भित्ति केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, इनके अलावा कवक और जीवाणुओं में भी पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट ये कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज, हिंदी में कैसे लिखते हैं आप देख लेना एनसीईआरटी में, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। दो पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, पहले समझते हैं फिर लिखा देंगे। सुनो ध्यान से, मान लो ये पौधे की कोशिका है, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया है ये पौधे की कोशिका है। सबसे बाहरी बाउंड्री को कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं, और इससे सटी हुई परत एक और पाई जाती है और इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर इसके अलावा आपको पता है क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर पानी जैसा द्रव होगा जिसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। और पानी जैसा द्रव है तो पक्की बात इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल भी होंगे, इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल भी होंगे। ये लो पानी के मॉलिक्यूल मैंने बना दिए। अब ध्यान से सुनना, अगर इस कोशिका को एक ऐसे विलयन में रख दिया जाए, जो अति परासरी हो, अति परासरी का मतलब सांद्रता ज्यादा तो पानी कम। तो देखो यहां पर पानी कम है और यहां पर पानी ज्यादा है, तो बोलो क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल निकल के बाहर आएगा, पानी का मॉलिक्यूल निकल के बाहर आएगा, पानी का मॉलिक्यूल निकल के बाहर आएगा। कोशिका द्रव्य सिकुड़ने लगेगा और जो कोशिका झिल्ली है वो सेल वॉल से दूर जाने लगेगी। नहीं समझ में आ रहा है, अभी फोटो दिखाते हैं, समझ में आएगा। देखो कुछ दिख रहा है, अगर इस पौधे की कोशिका को अति परासरी विलयन में रख दिया जाए तो कोशिका द्रव्य सिकुड़ने लगेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति से दूर जाने लगती है। और मैंने कल बताया था कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य भी कहा जाता है। जीव द्रव्य सिकुड़ रहा है, जीव द्रव्य संकुचित हो रहा है, जीव द्रव्य के संकुचित होने को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है, अंग्रेजी में प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पौधे की कोशिका को अति पराशरी विलयन में रख दें तो क्या होगा? जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है और इस घटना को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। एनसीईआरटी में दिया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां मर गया? ये पढ़ो। पौधे की कोशिका कहां? ये है, जब किसी पौधे की कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, वही पानी बाहर निकलने लगता है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ यानी कि कोशिका द्रव्य संकुचित हो जाता है। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जीव द्रव्य का कुंचन, संकुचन, सिकुड़ना ही कहलाता है जीव द्रव्य कुंचन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, अब इसको लिखाएंगे नहीं, आप खुद से लिख लेना। क्या लिखेंगे? कि जब किसी पौधे की कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो पानी का जो अणु है उससे बाहर निकलने लगता है और जो जीव द्रव्य है वो संकुचित होने लगता है। जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका भित्ति से दूर जाने लगती है और इस घटना को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन यानी कि प्लाज्मोलिसिस। एक पॉइंट और लास्ट, और इसके बाद सवाल भी खत्म हो जाएगा। अभी मैंने बोला था ना कोशिका भित्ति कहां कहां पाई जाती है। एक तो पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, एक कवक की कोशिका में फंजाई सेल, कवक की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और एक बैक्टीरिया की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक बात बताओ, अगर पौधे की कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख दें तो क्या होगा? अल्प पराशरी मतलब जहां पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी अंदर आएगा, कोशिका फूलेगी लेकिन फटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बाहर बहुत मजबूत बाउंड्री होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। यही तो अंतर है जंतु की कोशिका में और पौधे की कोशिका में। जंतु की कोशिका होती तो फट जाती, लेकिन पौधे की कोशिका फूलती तो है, फटती नहीं है। फंजाई की कोशिका भी फूलेगी लेकिन फटेगी नहीं। क्यों? कोशिका भित्ति की वजह से। बैक्टीरिया की कोशिका भी फूलेगी लेकिन फटेगी नहीं। क्यों? कोशिका भित्ति की वजह से। ये सब चीजें एनसीईआरटी में दिया है, अभी दिखाते हैं। एनसीईआरटी में देखो दिया है, पढ़ो। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाया जाता है। अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प पराशरी विलयन में अगर रखा जाए तो बिना फटे इसको मेंटेन करके रखती है। कौन? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ? उसको फटने से बचाती है अगर उसको अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाए तो बस इतना ही एनसीईआरटी में दिया है। पर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कोशिका भित्ति में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट, पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। पौधे की कोशिका के अलावा जो कोशिका भित्ति होती है वो कवक की कोशिका में पाई जाती है और बैक्टीरिया की कोशिका में पाई जाती है। अगला पॉइंट ये था कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज नाम के केमिकल से बनी होती है। इसके अंदर सेल्यूलोज के पतले पतले धागे होते हैं जो इसको मजबूती प्रदान करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पौधे की कोशिका है अगर उसको हम लोग अति पराशरी विलयन में रख दे तो पानी बाहर निकलने लगता है और जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है और इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। और पौधे की कोशिका हो या फिर कवक की कोशिका हो या फिर बैक्टीरिया की कोशिका हो, अगर उसको हम लोग कहां रख दें? पानी में रख दें तो पानी अंदर आएगा, कोशिका फूलेगी लेकिन फटेगी नहीं, क्योंकि कोशिका भित्ति बहुत मजबूत होती है, सेल वॉल बहुत मजबूत होती है, उसको फटने से बचाती है। अब फिर से जैसा मैंने बताया कि हर एक टॉपिक के बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देखते जरा कोशिका भित्ति में कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सिंपल सिंपल सवाल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, क्यों होती है? तो इसलिए पाई जाती है क्योंकि उसको बचाती है, रक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन सुन लेते हैं। पहला है पौधे की कोशिकाओं को कई तरह के बाहरी प्रभाव से बचाती है, यही सही जवाब होगा। सेकेंड है पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला कौन सा केमिकल होता है? क्या जवाब होगा बताओ? सेलुलोज होता है। 2019 का क्वेश्चन है आरआरबी जेईई का। पौधे में कोशिका भित्ति को बनाने वाला कौन सा केमिकल होता है? सेलुलोज होता है। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? आरआरबी ग्रुप डी 2025 का सवाल है। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नहीं दे रहे, वन लाइनर बना दे रहे, समझ जाना आप। किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? इसका ऑप्शन सुन लो। पहला, जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर। अरे जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। पौधे की कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। पौधे की कोशिका में सबसे बाहर सेल वॉल पाई जाती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और बाकी सब ऑप्शन तो बेकार ही है, समझ ही गए होंगे। जब पौधे की कोशिकाएं परासरण द्वारा जल खोती हैं, पानी बाहर निकलता है, तो जो कोशिका तो सामग्री जो होती है, सामग्री मतलब वही आपका जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है?
किस नाम से जाना जाता है? जीव द्रव्य कुंचन, अंग्रेजी में बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। खत्म, इतने सवाल पूछे गए हैं। तो वीडियो लगता है काफी बड़ी हो गई, 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो हो गई, कोई बात नहीं। तो उम्मीद है आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली और सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जब अगली वीडियो बनाएंगे तो उस डाउट को हम सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।